आज का वीडियो आप सभी के बीच में मैं लेकर फिर से उपस्थित हो चुका हूं और यह एग्ज़ाम स्पेशल आपका वीडियो नंबर 3 है मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी का। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। और बहुत लोग सोचे होंगे कि ये टाइम कैसा है वीडियो डालने का। तो देखिए, अभी आप लोग का कुछ दिन में एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आप लोग के लिए सबसे आदर्श टाइम है पढ़ने का रात के 10 से 11 बजे के आसपास। आराम से आप 12 बजे तक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं 3 लॉन्ग क्वेश्चन और 1 शॉर्ट क्वेश्चन आपको टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ पे समझाऊंगा, दिखाऊंगा। वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, वरना ऐसे ही दिमाग से निकल जाएगा। सबसे पहला यहाँ पे है ANC। ठीक है, ANC को एंटीनेटल केयर कहा जाता है। एंटीनेटल केयर का मतलब होता है प्रसव पूर्व देखभाल। प्रसव पूर्व का मतलब क्या होता है? मान के डिलीवरी से पहले की देखभाल का मतलब होता है गर्भ अवस्था की देखभाल। तो इसे दूसरे वर्ड में ऐसे भी पूछा जा सकता है, एंटीनेटल केयर नहीं देकर गर्भ अवस्था के दौरान देखभाल, ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि एंटीनेंटल मतलब प्रसव पूर्व देखभाल का मतलब ही होता है ना प्रसव से पहले। तो प्रसव से पहले क्या होता है? पूरे गर्भ के दौरान, गर्भावस्था के दौरान। तो यही आपका समझने की बात होता है। बहुत लोग एग्ज़ाम में ANC के जगह पर जो है गर्भावस्था के दौरान देखभाल पूछ देता है, तो बहुत लोग छोड़कर चले आते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन समझे ही नहीं रहते हैं। तो ANC का मतलब होता है गर्भ के दौरान ही, गर्भावस्था के दौरान ही, ठीक है, या गर्भ में या गर्भावस्था के दौरान देखभाल। ठीक है, तो जब गर्भवती महिला होती है गर्भावस्था में तो उसका देखभाल ये क्या होता है। और एक गर्भवती महिला को प्रसव से पहले यानी एंटीनेंटल समय में प्रसव गर्भ के दौरान क्या क्या सलाह देंगे एक गर्भवती महिला को, आपको उसको बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं यह ANC होता क्या है, यानी प्रसव से पहले देखभाल होता क्या है, डिलीवरी से पहले की देखभाल। तो डिलीवरी से पहले प्रसव पूर्व देखभाल यह एक नियमित स्वास्थ्य देखभाल है जो गर्भधारण से लेकर प्रसव शुरू होने तक गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु दी जाती है। इसका उद्देश्य माँ और शिशु दोनों को स्वस्थ रखना तथा गर्भ अवस्था में होने वाली जटिलताओं को समय पर पहचानना और उपचार करना है। अब समझिए आप, यह ANC एंटीनेंटल केयर यानी प्रसव से पहले, डिलीवरी से पहले गर्भ के दौरान ये देखभाल क्यों दिया जाता है, गर्भावस्था में देखभाल क्यों ज़रूरी है? भाई मेरे, गर्भावस्था में देखभाल कितना ज़रूरी है आप खुद भी जानते हैं कि एक महिला है, उसके गर्भ में पल रहे बच्चा है, तो जब तक डिलीवरी नहीं होता है, प्रसव नहीं होता है, तब तक एक गर्भवती महिला जब गर्भधारण करती हैं तो गर्भधारण से लेकर डिलीवरी होने से पूर्व तक कंप्लीट जो 8 से 9 महीने का पूरा पीरियड होता है, तो जब तक डिलीवरी नहीं हो तब तक एक महिला को देखभाल बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इस दौरान अनेकों चेंजेज बॉडी में होता है। ठीक है, अनेकों हार्मोनल चेंज, अनेक जो है बॉडी फिजिकल चेंज, तमाम चीज़ें चेंजेस जो है देखने को मिलता है। तो इसका प्रभाव एक महिला के खुद के बॉडी पर, उसके अंदर पल रहे बच्चे, जो गर्भ के अंदर जो शिशु है, उसके स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा, एक महिला की सुरक्षा और एक उसके अंदर पल रहे बच्चा, दो जीवन महत्वपूर्ण होता है। इसलिए प्रसव से पहले गर्भ अवस्था के दौरान पल पल की जांच, हर एक महीने की जांच, स्वास्थ्य कंडीशन, स्वास्थ्य को लेकर सुरक्षा के लिए यह ज़रूरी होता है एंटीनेंटल केयर या एंटीनेंटल चेकअप। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे ANC क्या है तो सीधा शब्दों में बताइए, ANC प्रसव, डिलीवरी से पहले जो गर्भधारण से लेकर डिलीवरी से पूर्व पहले तक जो भी देखभाल प्रदान किया जाता है वही ANC होता है। ANC का उद्देश्य होता है कि जो महिला है, जो बच्चा है, दोनों के जो स्वस्थ हेल्थ है उसको सुरक्षा प्रदान करना, उसको जो है सिक्योरिटी प्रदान करना, ताकि पता चले जब देख रेख होगा तो कोई भी अगर अनहोनी होने वाला हो तो उसे पहले पहचान कर लिया जाए और महिला और दोनों उसके अंदर पल रहे बच्चे को सुरक्षा दिया जाए, बचाया जाए। यही अपना ANC होता है। ठीक है, अब ANC मैंने समझा भी दिया कि ANC का क्या उद्देश्य है। तो भाई ANC का अनेकों उद्देश्य हो सकता है, जैसे गर्भवती महिला के स्वास्थ्य की रक्षा करना, उसके अंदर गर्भ में पल रहे जो भ्रूण है उसका रक्षा करना, ठीक है,
गर्भावस्था की जो समय से जटिलता होता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होता है प्रेगनेंसी के समय, उस प्रेगनेंसी के जटिलता को समय से पहले पता लगा लेना। तो पता कब लगाएंगे? जब उसका देख रेख आप देंगे तभी तो पता चलेगा ना। हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान करना, अब कोई कोई प्रेगनेंसी हाई रिस्क में हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसको देख रेख समय से दे रहे हैं एक गर्भवती महिला को, तो उसे आप समय रहते पहचान सकते हैं कि यह हाई रिस्क प्रेगनेंसी में तो नहीं है, ठीक है। जो महिला है, जो शिशु है, उसके मृत्यु दर को कम करना, देखभाल करके अगर कोई भी जो है जटिलता अगर महिला या उसके बच्चे में होने वाला हो, तो उसको होने से पहले हम उसे क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं, छुटकारा दे सकते हैं जटिलता से, जिससे जो मृत्यु दर है, जो शिशु मृत्यु और जो मातृ मृत्यु है, जो प्रेगनेंसी के कारण हो जाता है, उस मृत्यु दर को कम कर सकते हैं आप, ठीक है। आप एक सुरक्षित और सामान्य प्रसव को बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर पूरे एंटीनेंटल केयर पीरियड में, पूरे गर्भ के दौरान अगर आप अच्छे से देखभाल उसके महिला, गर्भवती महिला और उसके बच्चे को अगर किया गया है, तो जो लेबर होगा, वह लेबर का जो उम्मीद है कि प्रसव अच्छा से हो जाएगा, तो उस एक्सपेक्टेंसी को, उस उम्मीद को बढ़ाता है, ठीक है। गर्भवती महिला को उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, एंटीनेंटल केयर का ये भी उद्देश्य है कि जो गर्भवती महिला है उसको इस देखभाल के दौरान अच्छे पोषण प्रोवाइड किया जाए, अच्छे बात बताया जाए, स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाए, ठीक है। इस देखभाल का ये भी उद्देश्य है कि सही टाइम पर टीकाकरण किया जाए, महिला गर्भवती है उसे आयरन फॉलिक एसिड की व्यवस्था किया जाए, गोली दिया जाए। प्रसव एवं नवजात शिशु की देखभाल के लिए परिवार को तैयार करें। एंटीनेंटल केयर के दौरान ही ये सब उद्देश्य होता है कि गर्भवती महिला और उसके परिवार को सियोरिटी देना, तैयार करना, ठीक है। स्तनपान एवं परिवार नियोजन के बारे में जानकारी देना, ठीक है। स्वस्थ माँ एवं स्वस्थ शिशु का जन्म सुनिश्चित करना, यह ANC केयर के दौरान ही तय किया जाता है कि लेबर कहाँ कराना है, सुरक्षित लेबर के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। माँ और बच्चे दोनों को जो जन्म हो वो अच्छे तरीक़ा से हो जाए, इसको सुनिश्चित करना। तो देखिए ANC के दौरान जो है लेबर का प्लान भी बन जाता है, प्रसव कहाँ कराना है, कैसे कराना है, क्या बेहतर रहेगा। तो सब उद्देश्य इसके लिए ANC में महत्वपूर्ण होता है। देख रेख तो दिया ही जाता है, स्वास्थ्य शिक्षा पोषण इन सब पर जोर तो दिया ही जाता है, टीकाकरण इन सब पर जो है मृत्यु दर को कम करने के लिए, इन सब के तो उद्देश्य है ही। साथ में प्रसव की तैयारी का भी जो है ANC में प्लान किया जाता है, तो ये भी इसका एक उद्देश्य होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व दी जाने वाली सलाह। अब एक महिला है, गर्भवती महिला है, तो उसको तो केयर जो आप प्रदान कर रहे हैं, तो उस केयर देखभाल में क्या क्या सलाह आप एक महिला गर्भवती को दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए गर्भ के दौरान, तो वही सलाह है, ठीक है। तो सबसे पहला सलाह होता है नियमित चेकअप, रेगुलर चेकअप। एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसे बहुत ज़रूरी होता है रेगुलर चेकअप। रेगुलर चेकअप से कोई भी अनियमितता अगर होने वाली है महिला के अंदर, उसका समय रहते हुए पता लगाया जाता है। तो नियमित जांच, रेगुलर चेकअप महत्वपूर्ण होता है। समय समय पर ANC जांच करवाएं, रक्तचाप, वजन, हीमोग्लोबिन, मूत्र की जांच करवाएं, डॉक्टर के सलाह अनुसार अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो नियमित जांच बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला सलाह महिला को ये देंगे कि आप प्रेगनेंसी में हैं तो नियमित जांच जरूर करवाएं अपने पास नज़दीकी क्लिनिक में, ठीक है। दूसरा है संतुलित आहार। एक महिला प्रेगनेंसी में है तो आप उसे सलाह देंगे गर्भावस्था के दौरान, क्या सलाह देंगे? ये सलाह आप ज़रूर देंगे कि आप जो भोजन लेंगे, जो आहार लेंगे, वह संतुलित लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, ताकि उसका इफ़ेक्ट आपको बच्चे पर भी पड़ेगा। तो संतुलित आहार में प्रोटीन शामिल करें, ठीक है, एनर्जी वाला सामान शामिल करें, पर्याप्त पानी पिए, ठीक है। तेल मसाले जंक फूड से बचें क्योंकि इसका प्रभाव आपके बच्चे पर भी पड़ेगा, ठीक है। तीसरा हम सलाह देंगे कि भाई आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां ले, हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन करने के लिए, एनीमिया से बचाव के लिए हमें महिला को सलाह देते हैं कि आप आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां ले सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम की भी गोलियां ले सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। नेक्स्ट है, चौथा है टीकाकरण। टीकाकरण यानी TT का टीका, जिसमें आपको टिटनस, डिप्थीरिया के दोनों को टीके समय पर लगाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो टीकाकरण के लिए सलाह देंगे महिला को सलाह देंगे कि पर्याप्त आराम ले, प्रतिदिन 8 घंटे का नींद ले, दिन में थोड़ा आराम करे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, बाएं करवट सोना लाभदायक है।
तो ये सब आराम के लिए भी सलाह देंगे, हर एक वो सलाह देंगे जो गर्भ के दौरान एक महिला के लिए बेहतर होगा। ठीक है, आप खुद भी सोच सकते हैं कि वह क्या क्या सलाह हो सकता है गर्भवती महिला के लिए जो उसके गर्भ को बेहतर बनाए। ठीक है, स्वच्छता भी ज़रूरी है, तो स्वच्छता का, हाइजीन का भी सलाह देंगे। प्रतिदिन स्नान करें, अपने स्तन को साफ़ करें, जननांगों को साफ़ करें, दांतों की सफाई करें। ठीक है, स्वच्छता भी महत्वपूर्ण है। हम ये भी सलाह देंगे कि हल्का फुल्का मूवमेंट रखें, व्यायाम करें, रोज़ हल्की टहलें, भारी वजन न उठाएं, कठिन व्यायाम न करें। ठीक है, मूवमेंट, कीगल एक्सरसाइज वगैरह करें। तो ये हल्का व्यायाम के लिए हम सलाह देंगे। 8वां है, हम ये भी सलाह देंगे कि गर्भ के दौरान नशीले पदार्थों से बचें, क्योंकि नशा करेंगे तो उसका इफेक्ट आपको बच्चा पर पड़ेगा और फिर जो है कोई जन्मजात रोग या कोई भी असमानता हो सकता है बच्चे के अंदर। तो शराब, तंबाकू, धूम्रपान या किसी भी नशीले पदार्थ के सेवन न करें, इसका सलाह देंगे। ठीक है ना। और भी सलाह देंगे कि खतरे के लक्षणों की जानकारी दें। महिला को हम ये भी बताएंगे कि कोई भी जटिलता हो तो तुरंत जो है अस्पताल में विजिट करें, जैसे बहुत ज़्यादा रक्तस्राव निकलना, समय से पहले पानी निकलना, सिर दर्द होना, धुंधला दिखाई देना, हाथ पैर में सूजन होना, बच्चे की हलचल कम होना। अगर इन सब इंडिकेशन अगर दिखे तो आप तुरंत अस्पताल में विजिट करें, इसका भी सलाह देते हैं। ठीक है ना। लास्ट में हम ये भी सलाह देते हैं, चूँकि ANC है, प्रेगनेंसी के दौरान की देखभाल है, तो हम ये भी सलाह देते हैं कि प्रसव की तैयारी कैसे करनी है। तो अस्पताल पहले से चुनें कि आपको कहाँ पे किस अस्पताल में डिलीवरी करवानी है। ऐसा नहीं है कि पेन शुरू हो गया, दर्द शुरू हो गया तब हम पता करें कि किस अस्पताल में ले जाए, कहाँ ले जाए। तो पहले से आप तय कर लें, आवश्यक सामान तैयार रख लें। ठीक है, और रक्तदाता एवं वाहन की व्यवस्था करें, क्योंकि ब्लड की ज़रूरत पड़ सकता है। तो ये सब प्रसव के लिए भी तैयारी हम लोग एंटीनेंटल केयर में सलाह दे देते हैं कि कैसे कैसे आपको, मान गए हम जो है 8वें महीने में प्रवेश कर गए हैं। ठीक है, और अब 8वें महीने में प्रवेश कर गए हैं तब हमको ये सब चीज़ तो तय करना पड़ेगा ना, क्योंकि नज़दीक आ गया है। तो जब तक डिलीवरी नहीं हुआ हो वो सब ANC ही होता है, एंटीनेंटल केयर ही होता है, चाहे वो 8 महीना, 8.5 महीना हो या 8.25 महीना हो। ठीक है, जब तक बच्चा न जन्म लिया हो वो ANC ही होता है, एंटीनेंटल ही होता है, एंटीनेंटल केयर ही दिया जाता है। तो ये बातें ध्यान में रखेंगे, तो इसके लिए भी तैयारी करेंगे, सलाह देंगे। तो ये 10 पॉइंट है, आपको इस 10 में से जो भी याद रहे, 7-8 या पूरा याद रहे तो आप ANC सलाह में ये सब लिख देंगे। ठीक है, उद्देश्य ऊपर बता ही दिए। दूसरा प्रश्न माय डियर यहाँ पे है, वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहने का मतलब होता है अस्थानिक गर्भधारण। ठीक है, यानी गर्भाशय के बाहर गर्भधारण। एक ऐसा गर्भधारण जो बिल्कुल अननेचुरल होता है, यानी अप्राकृतिक होता है। प्राकृतिक तौर पर हम जानते हैं जो गर्भधारण होता है वो यूट्रस के अंदर में होता है, एम्पुला वाले भाग में होता है। ठीक है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसा प्रेगनेंसी है जिसमें अस्थानिक, यानी अपने स्थान पर प्रेगनेंसी न होकर अलग अलग यूट्रस के अलग अलग भागों में ये प्रेगनेंसी जो है हो जाता है, और यह काफ़ी खतरनाक प्रेगनेंसी होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जानलेवा भी होता है अगर समय से इसका मैनेजमेंट न किया जाए तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, चलिए देखते हैं कि इसका कारण, इसका लक्षण और इसका उपचार प्रबंध देख लेते हैं। माय डियर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाए तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो फर्टिलाइज अंडा होता है, जो शुक्राणु और अंडाणु मिलने से जो फर्टिलाइजेशन होता है, वह अंडा गर्भाशय यूट्रस के अंदर न लगकर उसके बाहर अधिकतर फैलोपियन ट्यूब में विकसित होने लगता है। यह एक आपातकालीन इमरजेंसी स्थिति है, क्योंकि ट्यूब फटने पर अत्यधिक रक्तस्राव होता है और डेथ तक हो जाता है। देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है अस्थानिक गर्भधारण। एक ऐसे गर्भधारण जो यूट्रस के प्रॉपर जगह जहाँ पे बनाया गया है वहाँ पे गर्भधारण न होकर वह इधर उधर कहीं भी जो है गर्भधारण हो जाता है। जैसे यह अधिकतर मामला में जो ट्यूब नली होता है, डिम्ब नली, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, तो हम जानते हैं कि निषेचन तो होता है फैलोपियन ट्यूब में ही। ठीक है ना, आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्लियर तौर पे। देखिए ये इमेज है, ठीक है, ये अपन जो है ये है आपका फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, क्या है, ये है आपका फैलोपियन ट्यूब। अब हम जानते हैं निषेचन की क्रिया होता है फैलोपियन ट्यूब में ही, क्योंकि अंडा यहाँ पे लगा होता है
और उंगली नुमा संरचना से फैलोपियन ट्यूब के थ्रू कनेक्टेड होता है। अंडा रिलीज होता है तो यहीं से फैलोपियन ट्यूब के थ्रू जाता है। और जब आपका मेल जब इंटरकोर्स होता है तो क्या होता है, शुक्राणु जाता है यहाँ पे, और शुक्राणु जो है घूमता रहता है और अंडा भी इधर से निकला, ठीक है। और अंडा और जब ये शुक्राणु आपस में मिल जाता है तो निषेचन होता है। तो निषेचन इसी फैलोपियन ट्यूब में ही अंडा और शुक्राणु आपस में मिलता है और निषेचन होता है। लेकिन निषेचन हो जाने के बाद इसका इम्प्लांट यूट्रस में होता है, गर्भाशय में होता है। गर्भाशय के एम्पुला वाले भाग में होता है, जो ये चौड़ा वाला भाग होता है ना, यहीं पर आपका गर्भधारण होता है, ठीक है। तो जो ये इम्प्लांट होता है नॉर्मल में यूट्रस में होता है, एकदम बीचों बीच, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में यह यहाँ पे नहीं होकर यह फैलोपियन ट्यूब में ही कहीं पर इम्प्लांट हो जाता है, जो कि एक नली है, उस नली में ही कहीं पे जाकर इम्प्लांट हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे कभी कभी यह यूट्रस के बिल्कुल बाहर हो जाता है, कभी फंडस वाले एरिया में, यहाँ पे देख सकते हैं सब है ना, यहाँ पे कभी कभी ये सर्वाइकल के निचले एरिया में आ जाता है। तो ये जो है आपको ये एरिया में यूट्रस के मेन जगह छोड़कर कहीं भी नली से बाहर या सर्वाइकल एरिया में कहीं भी ये जाकर इम्प्लांट हो जाता है और वहीं पर भ्रूण विकसित होने लगता है, जो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो चूँकि यूट्रस का गुण है कि स्टार्टिंग में यह छोटा रहता है, लेकिन जब गर्भधारण होता है तो धीरे धीरे इसका आकार बढ़ने लगता है, यह स्ट्रेचेबल होता है, खिंचता है। लेकिन चूँकि यहाँ पे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, आकार बढ़ता है, वजन बढ़ता है, तो यूट्रस भी बढ़ता है, चूँकि उसका वैसा गुण ही होता है यूट्रस का। लेकिन अब ये नली समझिए या फिर बाहर यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, तो इन सब का तो गुण वैसा नहीं है यूट्रस की तरह कि खींचकर बड़ा हो जाएगा आकार के अनुसार। तो यहाँ पे नली में या इधर उधर यह बच्चा पलने से काफ़ी कठिनाई होता है, और अगर ट्यूब में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ट्यूब न अत्यधिक बढ़े, तो यह ट्यूब फट भी जाता है और भारी ब्लीडिंग होता है। इसका परिणाम होता है कि डेथ तक हो जाता है, ठीक है। तो यही होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसे आपातकालीन प्रेगनेंसी भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें भारी खतरनाक रिस्क होता है, क्योंकि इसमें नॉर्मल यूट्रस की जगह जहाँ पे इम्प्लांट होना चाहिए वहाँ पे नहीं होकर यह आपको इधर उधर कहीं पे इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है, समझ गए। चलिए, अब इसका कारण क्या है भाई मेरे, तो देखिए इसका भी कारण, परफेक्ट कारण अभी तक पता नहीं है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी किन कारणों से जो है अलग अलग इधर उधर जाकर इम्प्लांट हो जाता है कंसेप्शन, ठीक है। फिर भी कुछ कारण है, जैसे फैलोपियन ट्यूब का संक्रमण होना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, PID बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। तो फैलोपियन ट्यूब में संक्रमण होना, ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट होना, पूर्व में एक्टोपिक अगर प्रेगनेंसी कभी हुआ है तो बाद में भी खतरा बना रहता है, ट्यूब की सर्जरी अगर हुआ है, ठीक है, बांझपन का उपचार IVF कराए हैं तो ये कंडीशन बन सकता है, धूम्रपान महिला में बहुत ज़्यादा जिसका आदत है धूम्रपान का, तो ये कंडीशन बन सकता है, या फिर महिला के जो आंतरिक यूट्रस है इंडोमेट्रियोसिस, उसमें समस्या है, ठीक है, या फिर जन्मजात ट्यूब कोई विकृति रहा हो, बच्चे से ही महिला में ट्यूब में कोई समस्या रहा हो, तो ये जो है कंडीशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी का बन जाता है। तो माय डियर याद रखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ये सब कारण है, PID होना, ट्यूब में रुकावट होना, पूर्व में इसका हिस्ट्री होना, या फिर ट्यूब का सर्जरी होना, किस ट्यूब का, फैलोपियन ट्यूब का, बांझपन का उपचार IVF आदि कराए हैं तो उसमें एक कंडीशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा नशीले पदार्थों का सेवन, इंडोमेट्रियोसिस या जन्मजात ट्यूब की विकृति, तो ये सब कंडीशन है, ये सब कारण बताया गया है जो सहायक कारण में है, ठीक है। चलिए, अब मान गए किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है तो भाई उसमें लक्षण, साइन एंड सिम्टम्स भी होगा कि क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, होता यही है कि मासिक धर्म रुक जाना, एमनोरिया होना, समझ गए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होता यह है, नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही यहाँ भी आपका मासिक धर्म रुक जाता है। पेट के एक तरफ तेज़ दर्द होगा, जिस तरफ बच्चा डेवलप हो रहा है पेट में उधर ज़्यादा तेज़ दर्द होगा। योनि से हल्का रक्तस्राव जो है हमेशा आ सकता है, चक्कर आ सकता है, कमजोरी हो सकता है, कंधे में दर्द हो सकता है आंतरिक ब्लीडिंग होने के कारण।
महिला को कभी कभी बेहोशी हो सकता है। जब ट्यूब फट जाएगा तो काफ़ी भयंकर ब्लीडिंग के साथ बेहोशी भी हो सकता है। तेज नाड़ी और रक्तचाप कम होना, क्योंकि ट्यूब फटने से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर भी कमेगा, और जब ब्लड प्रेशर कम जाता है ब्लीडिंग होने से तो जो पल्स रेट है ये भी बढ़ जाता है शॉक लगने पर। ठीक है, तो ये सब जो है ये भयंकर तेज़ दर्द के साथ तेज़ ब्लीडिंग, कमजोरी, थकान, समझ गए, कभी कभी लक्षण में बेहोशी ये सब आ जाता है, तो ये लक्षण है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें डायग्नोसिस जांच जो होता है वह क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, जिस जांच के थ्रू आप इक्टोपिक प्रेगनेंसी को पता कर सकते हैं। तो पहला प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसमें बीटा HCG का टेस्ट किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है USG अल्ट्रासाउंड का टेस्ट होता है। फिर हीमोग्लोबिन रक्त का जाँच होता है। फिर आवश्यकता अनुसार लेप्रोस्कोपी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपका बनाया गया है, ठीक है ना, देख सकते हैं यहाँ पे जांच में ये महत्वपूर्ण 4 जांच है, आप देख लीजिए। लेप्रोस्कोपी भी पॉसिबल होता है तो किया जाता है, बाकी ये 2 महत्वपूर्ण जांच तो है ही, और प्रेगनेंसी है या नहीं कंफर्म करने के लिए ये टेस्ट होता है। ठीक है, चलिए उपचार क्या है माय डियर, तो इसका उपचार देख लीजिए। इसका उपचार जो है आपका इक्टोपिक प्रेगनेंसी का, पहला इसमें देख लीजिए, इक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो होता है मेडिकल अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में मीथोट्रेक्सेट दवा दी जाती है। ठीक है ना, मीथोट्रेक्सेट दी जाती है, समझ गए, जो ज़्यादा इसमें कारगर नहीं होता है, बात समझ गए। इसमें कारगर सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। इसमें लेप्रोस्कोपी के द्वारा जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसको हटा दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित जो फैलोपियन ट्यूब है उसको एस्साइलपेंजेक्टोमी के द्वारा निकाल भी दिया जाता है। तो सर्जिकल प्रोसेस जान बचाने के लिए लास्ट में किया जाता है, क्योंकि पता चल जाता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, महिला काफ़ी समस्या में है, तो लास्ट में सर्जिकल लेप्रोस्कोपी द्वारा किया ही जाता है और इस गर्भ को हटा दिया जाता है। तीसरा है आपातकालीन उपचार। महिला को मान गए हॉस्पिटल में आया, सर्जरी नहीं हुआ है, अभी इमरजेंसी केयर करना है, तो उस समय क्या किया जाता है, IV फ्लूइड दिया जाता है। ठीक है, रक्तस्राव बहुत हो गया हो तो रक्त चढ़ाया जाता है। शॉक का उपचार किया जाता है। ठीक है, वाइटल जो ऑर्गेन्स वाइटल होते हैं वो वाइटल्स का निगरानी किया जाता है। तो ये आपातकालीन उपचार है, जब मरीज बेहोश हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, उसके लिए। ठीक है, चलिए अब बात आती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में नर्सिंग प्रबंध आप क्या क्या दे सकते हैं। ठीक है ना, तो अभी तक आप जो जाने, जो कंडीशन जाने, उसके अनुसार जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट में सबसे पहले हम नर्स की काम है रोगी के आकलन करना, उसका वाइटल्स लेना। ठीक है, उसका जो समस्या है उस पर निगरानी करना। तो जैसे यहाँ पे हाई ब्लीडिंग होता है, शॉक लगता है, तो इसके लक्षणों पर नज़र रखेंगे। ठीक है, नज़र रखने के साथ ही IV फ्लूइड और दवाएं समय पर दें। आवश्यकता होने पर रक्त की व्यवस्था करें, ट्रांसफ्यूजन करें। ऑपरेशन से पहले और बाद में जो भी केयर होता है, प्री और पोस्ट ऑपरेटिव, वो केयर प्रदान करेंगे। रोगी एवं परिवार को मानसिक सपोर्ट दें। भविष्य की गर्भ अवस्था एवं फॉलोअप के बारे में परामर्श दे, काउंसलिंग दे कि आगे चलकर क्या करना है, कैसे करना है। तो यह रहा आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको मैंने यहाँ पे डिटेल्स में इसको बता दिया। अब आपको इसको जो है समझना है, लिखना है, तो 1-2 बार वीडियो को देखना पड़ेगा। अब आता है यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है माइनर डिसऑर्डर प्रेगनेंसी। माइनर डिसऑर्डर प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान वह छोटे छोटे समस्या, छोटे छोटे डिसऑर्डर जो अक्सर महिलाएं में प्रेगनेंसी के समय पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज उसके बारे में हम जानेंगे और उसके लिस्ट बनाएंगे और किसी एक पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम में आपसे पूछता है कि गर्भ अवस्था के समान छोटे विकार कौन कौन सा है, लिस्ट बनाएं और किसी एक पर चर्चा करें और नर्सिंग प्रबंध बताएं। तो हम यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, परिभाषा की हम यहाँ पे बात करें, समान छोटी विकार जो गर्भ अवस्था के दौरान होता है, माइनर डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय छोटे विकार। तो सबसे पहले गर्भ अवस्था में होने वाली ऐसी समान समस्याएं जो समानता गंभीर नहीं होती है तथा उचित देखभाल से ठीक हो जाती है, उन्हें माइनर डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। देखिए, माइनर डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि ऐसी विकार या ऐसी असमानता जो नॉर्मल हर एक महिला में प्रेगनेंसी के दौरान पाए जाते हैं, जिनकी हल्की फल्की देख रेख मैनेजमेंट से
ठीक हो जाते हैं, जो बहुत बड़ा परेशान करने वाली समस्या नहीं होती है। ठीक है, और यह जितने भी महिला प्रेगनेंसी में रहती हैं अक्सर सब में ये छोटी छोटी समस्या देखने को मिलता है। ठीक है, जो गंभीर नहीं होते हैं, बस उसको उचित तरीके से आप आसानी से निपट सकते हैं प्रबंध करके। ठीक है, चलिए उसी को हम लोग माइनर डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। ओके, अब देखिए गर्भावस्था के दौरान वह छोटी छोटी माइनर समस्या कौन सा है, तो आपके सामने सूची बना है, देख लीजिए। सबसे पहला है यहाँ पे मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस, नौसिया एवं वोमिटिंग, अधिक लार आना, सीने में जलन हार्टबर्न होना, अपच इंडाइजेशन, कब्ज कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, बवासीर हेमेरॉइड होना, बार बार पेशाब आना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्ट्यूरेशन, सफ़ेद पानी लिकोरिया होना, कमर दर्द, बैक एक होना। ठीक है, पैरों में ऐंठन, लेग क्रैम्प होना, पैरों में सूजन, फिजियोलॉजिकल एडिमा, वेरिकोज वेन। ठीक है, सांस फूलना, ब्रेथनेलेस डिस्पेनिया, चक्कर आना, डीजिंग फेंटिंग, त्वचा में खुजली होना, नींद कम आना, थकान ज़्यादा होना। तो ये आप सब देख लिए, ये सब एक नॉर्मल अन्य व्यक्ति में भी हो सकता है, लेकिन एक प्रेगनेंसी महिला में ये सब कॉमन है, सामान्य है। जो छोटी छोटी समस्या है, कोई खास ये गंभीर नहीं होता है, बस इसको थोड़ा बहुत आप मैनेजमेंट करके ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सारा है जितना भी होता है ये सारा कंडीशन एक गर्भवती महिला में होता है, जैसे मॉर्निंग सिकनेस होना, नौसिया वोमिटिंग होना, लार अधिक आना, सीने में जलन होना, अपच होना, कब्ज होना, बवासीर होना, प्रेगनेंसी के समय बार बार पेशाब आना, ये सब हो जाता है। ठीक है, तो इस सब को आपको जैसे सूजन, पैरों की सूजन, पैरों में जो नस है उसमें सूजन हो जाना, पैरों में सूजन होना। ठीक है, पैरों में ऐंठन आना, सांस फूलना, चक्कर आना, त्वचा खुजली होना, अनिद्रा होना, थकान होना, ये सब आम बात है, एक गर्भवती महिला में ये सब हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है? ठीक है, तो मॉर्निंग सिकनेस अब यहाँ पे आपसे लिस्ट पूछेगा और लिस्ट के साथ में किसी एक के बारे में पूछता भी है। ठीक है ना, तो किसी एक के बारे में जब पूछे तो हम यहाँ पे जो देखने वाले हैं वह देखने वाले हैं मॉर्निंग सिकनेस के बारे में। तो चलिए मॉर्निंग सिकनेस के बारे में देख लेते हैं। आपको और भी अन्य चीज़ पर लिखना हो तो उस पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग सिकनेस गर्भावस्था के प्रारंभिक 3 महीनों फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने वाली नौसिया एवं वोमिटिंग की समान समस्या है। यह प्रायः सुबह अधिक होती है, इसलिए इसे मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। हालांकि यह दिन में भी किसी भी समय हो सकती है। मॉर्निंग सिकनेस इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि अधिकतर यह महिलाओं में जगने के साथ ही शुरू हो जाता है और ज़्यादातर यह जो है मॉर्निंग में ही देखने को मिलता है। यह गर्भावस्था के स्टार्टिंग 3 महीने में ज़्यादा देखने को मिलता है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रथम 3 महीना में सुबह के समय उल्टी और मतली जैसी समान लक्षण होती है और यही आपका जो है मॉर्निंग सिकनेस होता है। हालांकि ये गारंटी नहीं है कि ज़्यादातर समय सुबह के समय ही होगा, लेकिन सुबह के समय जो है होता है, थोड़ा बहुत कभी भी हो सकता है, ये बातें ध्यान में रखिएगा। कारण क्या है माय डियर? तो कारण में HCG ह्यूमन कोरियोनिक गनेडाट्रोफिन हार्मोन का स्तर बढ़ना। स्टार्टिंग में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में HCG हार्मोन का जो लेवल होता है वह पीक पे होता है। इस कारण ज़्यादातर जो है उल्टी और ज़्यादातर जो है नौसिया का समस्या बना रहता है। आगे है कारण में ईस्ट्रोजन हार्मोन में वृद्धि। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नौसिया और वोमिटिंग का ये जो होने का ज़्यादा संभावना इसलिए भी रहता है क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चाहे वो HCG हार्मोन हो या फिर ईस्ट्रोजन हार्मोन हो, इसका लेवल बढ़ा रहता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे सेकेंड थर्ड में कमने लगता है। खाली पेट रहने से भी मतली बढ़ जाता है। भोजन या गंध के प्रति ज़्यादातर संवेदनशील हो जाता है बॉडी। मानसिक तनाव एवं थकान जो है इसका कारण बन सकता है। तो माय डियर, इसका प्रमुख कारण ये 2 कारण है। ठीक है, बाकी खाली पेट रहने से भी मतली होने लगता है। भोजन या गंध के प्रति अधिक संवेदनशीलता से महिला भोजन नहीं करती और फिर ये समस्या बनता है। मानसिक तनाव और थकान भी इसका कारण बन सकता है। ठीक है, चलिए अब इसका आप प्रबंध कैसे करेंगे? ठीक है, प्रबंध कैसे करेंगे? तो देखिए ऐसे कंडीशन में थोड़ा बहुत सपोर्टिव केयर से ही ठीक हो जाता है। तो प्रबंध में ऐसा अगर समस्या हो, उठने के साथ ही जी मचलना, उल्टी जैसे समस्या होना, तो सुबह उठने से
पहले बिस्कुट या सूखा नाश्ता करें, ठीक है। जैसे मान के बेड छोड़े तो बेड छोड़ने से पहले क्या करें, ऐसी समस्या में बिस्कुट या फिर कोई ड्राई रोस्ट जो है सूखा नाश्ता करें। थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार भोजन करें। अधिक देर तक खाली पेट न रहें, क्योंकि खाली पेट होने के साथ ही ये चीज़ें होता है। मसालेदार, तला भुना एवं अधिक चिकनाई वाला भोजन न लें। पर्याप्त पानी एवं तरल पदार्थ लें। पर्याप्त आराम करें और तनाव से बचें, क्योंकि तनाव होने से घबराहट होती है और घबराहट से नौसिया, मितली होना और उल्टी होना आम बात है। अधिक उल्टी होने पर डॉक्टर की सलाह लें। अगर ये चीज़ें ज़्यादा होए, बार बार होए, तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो प्रबंध में किसी भी चीज़ के प्रबंध की कमी नहीं है। आप और भी सारे प्रबंध जोड़ सकते हैं मॉर्निंग सिकनेस के लिए, ठीक है। चलिए, और एक मैंने आपको बोला था कि एक मैं शॉर्ट क्वेश्चन देखूंगा, ठीक है। तो वो शॉर्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे मासिक धर्म चक्र है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। तो चलिए हम इसको अच्छे से देख लेते हैं और आज आप इसको कंप्लीट समझ लीजिए। मासिक धर्म एक साइकिल होता है, एक चक्र होता है। जो चक्र साइकिल का मतलब होता है कि यहाँ से मान के शुरू हुआ, ठीक है, और यहाँ चलते 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 फिर से यहीं पर आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आकर समाप्त हो गया। लेकिन फिर से यह अपना पुनरावृत्ति किया, फिर चलते चलते आया, फिर यहाँ पे ख़त्म हो गया, फिर शुरू हुआ, फिर शुरू होते होते फिर यहाँ पे आ गया। यानी साइकिल का मतलब होता है दोहराव, चक्रीय प्रक्रिया जो चलते रहता है, कंटिन्यू, ठीक है। समाप्त होने के साथ ही फिर से शुरू हो जाता है, यही साइकिल होता है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी, मासिक धर्म चक्र भी एक साइकिल होता है जो पूरे 28 दिन का होता है। लेकिन जैसे ही 28 दिन कंप्लीट होता है, फिर से यह अपने पुनः साइकिल में पुनरावृत्ति होने लगता है। फिर ये 1 से लेकर 28 दिन तक होता है, फिर समाप्त होता है, फिर होता है, और ऐसे ही चलते रहता है। इसी प्रक्रिया को हम साइकिल कहते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है, इसमें होता यह है कि मासिक धर्म चक्र वह नियमित हार्मोनल प्रक्रिया है जो महिलाओं में गर्भधारण की तैयारी के लिए हर महीने होती है। यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय का जो अंदरूनी परत होता है, इंडोमेट्रियम, यह रक्त के साथ योनि मार्ग से बाहर निकल जाती है। इसे मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है कि जैसे पूरे 28 दिन का यह चक्र होता है, समझ गए। इस 28 दिन में प्रत्येक महीने यह चक्र, यह पीरियड होता है, ठीक है। अब इसमें होता यह है कि इस पूरे 28 दिन में यह एक हार्मोनल, प्योर हार्मोनल प्रक्रिया होता है। इसमें हार्मोन का रोल्स बहुत होता है। अब इसमें महिला को 28 दिनों के अंदर महिला को गर्भधारण के लिए तैयार की जाती है। उसके गर्भ जो यूट्रस होता है वह गर्भधारण के लिए तैयार होता है, ठीक है, हर एक महीने। और यह निषेचन अगर हो गया तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर क्या होता है, वह जो गर्भाशय के अंदरूनी लेयर होता है जिसे हम इंडोमेट्रियम कहते हैं, यह जब निषेचन नहीं होता है तो फिर ब्लड के साथ योनि मार्ग से यूट्रस का अंदरूनी लेयर निकल जाता है। और जितना दिन वह ब्लड के साथ बाहर निकलता है, वही जो पीरियड होता है, वही उसे हम लोग मासिक स्राव या पीरियड्स के रूप में बोलते हैं, ठीक है। यह पूरी प्रक्रिया है, समझ गए। समझने के लिए आपको नीचे दिए गए हैं, समझिए। यहाँ पे देखिए कैसे ये चलता है पूरे 28 दिन। समान अवधि लगभग 28 दिन होता है। वैसे यह 21 से लेकर 35 दिन इसकी सामान्य मानी जाती है, क्योंकि 2-4 दिन आगे पीछे सब में अलग अलग होते रहता है, ठीक है। मासिक धर्म की अवस्था, फेज, यह फेज बाय फेज होता है। और अगर मासिक चक्र समझना है तो आप इसको फेज को समझिए। फेज में पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, 1 से 5 दिन। मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है वह 1 से 5 दिन होता है, ठीक है, 1 से 5 दिन, जिसमें योनि से रक्तस्राव, बहुत सारे टिश्यू, यूट्रस के अंदरूनी लेयर निकलता है। पहला मेंस्ट्रुएशन फेज होता है। इसमें गर्भाशय के परत टूटकर रक्त के साथ बाहर निकलती है और इसे ही हम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। यह 1 से 5 दिन तक कंटिन्यू चलते रहता है। जब तक पूर्ण तरीक़ा से यूट्रस साफ न हो जाए तब तक यह 1 से 5 दिन तक चलते रहता है, ठीक है। दूसरा होता है, अब चूँकि देखिए ये वाला फेज होता है, मेंस्ट्रुएशन जो फेज होता है, इसे आप लास्ट फेज या फर्स्ट फेज कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फेज जैसे ही मेंस्ट्रुएशन फेज या इसी को स्राव फेज बोलते हैं, जैसे ही ये समाप्त होता है तो फिर से यह जो है क्या होता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जैसे 1 से 5 दिन चलता है, समाप्त हो गया, तो जैसे ही समाप्त होता है तो आपका फॉलिक्यूलर या प्रोलिफरेटिव फेज शुरू हो जाता है। चूँकि 1 से 5 दिन चला है स्राव का फेज, तो अब 6 से लेकर जो 13 दिन का होता है वह फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज होता है, 6 से 13 दिन, ठीक है।
और इस 6 से 13 दिन में होता ये है कि जो अंडाशय है, ठीक है, जो अंडाशय है जहाँ पे अंडा रहता है, अंडाशय में अंडाणु ओवम विकसित होने लगता है। ठीक है, अब चूँकि जो टूट कर निकला है, तो टूट कर कब निकलता है यूट्रस से, जब निषेचन नहीं होता है, तो उसमें अंडा भी रहता है, यूट्रस का लेयर भी रहता है, ब्लड भी रहता है। क्योंकि अंडा को कोई शुक्राणु नहीं मिला है, इसलिए वो वापस निकल जाता है बाहर मासिक धर्म के थ्रू। ठीक है, तो पूरा खाली हो जाता है 1 से 5 दिन में। तो जब पूरा खाली हो जाता है तो फिर से प्रक्रिया शुरू होती है फॉलिकुलर का, जहाँ पे अंडाशय में अंडा बनना शुरू होता है 6 से 13 दिन। एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पे बढ़ता है और गर्भाशय की परत धीरे धीरे फिर से मोटी होने लगती है। जो मेंस्ट्रुएशन फेज में निकल गया था टूट कर यूट्रस का अंदरूनी लेयर, वह फिर से 6 से 13 दिन में धीरे धीरे मोटे होने लगती है, फिर से लेयर तैयार होने लगता है। ठीक है, उसके बाद आता है जब अंडा यहाँ पे 6 से 13 दिन फॉलिकुलर स्टेज में बनने लगता है, तो अब आता है फिर से लगभग 14 से 14वें दिन ओवुलेशन का फेज होता है, ओवुलेशन फेज होता है। इसमें जो ल्यूटिनाइटिंग हार्मोन होता है, उसके प्रभाव से जो अंडा बना है वह परिपक्व अंडाणु अंडाशय से बाहर निकल। ठीक है, तो इसमें जो ल्यूटिनाइटिंग हार्मोन है, इसके इफेक्ट से जो मैच्योर्ड अंडा होता है वह अंडाशय से बाहर निकलता है और यह गर्भधारण के सबसे उपयुक्त समय होता है। यानी ओवुलेशन जो 14वें दिन होता है, तो इस 14 से 15वें दिन जो है सबसे उपयुक्त समय माना जाता है गर्भधारण के लिए, क्योंकि इस समय LH हार्मोन परिपक्व अंडा को बाहर निकालने के लिए क्या करता है, अंडाशय से भेजता है और बाहर निकलता है और फिर इंतज़ार करता है वो स्पर्म का। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे ल्यूटियल फेज, या इसी को सेक्रेटरी फेज कहते हैं, जो पूरे अब 15 से 28 दिन का होता है। इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है, गर्भाशय की परत और मोटी होकर गर्भधारण के लिए तैयार होती है और अंडा इंतज़ार करता है कि हमें स्पर्म आकर मिले। ठीक है, यदि निषेचन नहीं होता है, यदि अंडा को कोई स्पर्म नहीं मिलता है, तो हार्मोन कम हो जाते हैं और फिर मासिक धर्म आपको शुरू हो जाता है लास्ट में, जो 1 से 5 दिन चलता है। ठीक है, तो यही आपका स्टेज होता है, 1 स्टेज, ठीक है, 2 स्टेज, 3 स्टेज और यहाँ पे 4 स्टेज। 4 स्टेज है, चारों स्टेज में मैंने आपको बता दिया। पहले 1 से 5 मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, जहाँ पे पीरियड होता है, पीरियड होकर यूट्रस क्लीन हो जाता है, यूट्रस खाली हो जाता है। तो फिर अब यहाँ पे फॉलिकुलर स्टेज होता है, जहाँ पे फिर से अब 6 से 13 दिन पूरे अंडा बनना शुरू होता है अंडाशय में। फिर जो है आपका यूट्रस का अंदरूनी लेयर टिश्यू से भरना शुरू होता है, मोटा शुरू होना होता है और फिर से 14वें दिन ओवुलेशन होता है, जहाँ पे अंडाशय से अंडा निकलता है LH हार्मोन के स्टिमुलेट होने के कारण। और यह गर्भधारण के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, क्योंकि इसी समय अंडाशय से अंडा बाहर निकलता है और फिर जो है वह वेट करता है आपको 28वें दिन तक, वह लगभग वेट करता है। कौन सा आपका अंडा वेट करता है शुक्राणु के लिए, लेकिन जब मिल जाता है तो गर्भधारण होता है, नहीं मिलता है तो वह जो यूट्रस का अंदरूनी लेयर जो फिर से निर्माण हो चुका है, फिर से वह धीरे धीरे आपको टूट कर 1 से 5वें दिन गिरना शुरू हो जाता है ब्लड के साथ, और मासिक धर्म उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो यह फेज रिपीटेड चलते रहता है, तो इसी को हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।